एंड वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस्ड का आगे का पार्ट। इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का देख लिया था। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली इसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एक इंसान बच्चे को पैदा करता है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है कि अलग अलग स्पीशी जो हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे को पैदा करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मोस्ट स्पेशली जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब एक मेल एक फीमेल, एक औरत और एक आदमी। जब वो दोनों जो है सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं उसके बाद ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। तो मतलब अनरिलेटेड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंज व्हेन वी बिकम ओल्डर। तो मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में क्लास 8th में भी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। मैंने सारे के सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, वो भी होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे ना। मैंने तो अभी बनाए हैं। हाँ, तो 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो हम लोगों ने नोटिस किया था कि जो हाइट होती है वो हैज़ इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। तो बचपन से आप 1 साल के हैं जब से तब से लेकर के 14-15 की एज तक हाइट काफ़ी बढ़ती है। और हम लोग के दूध के दांत गिरते हैं और फिर उसके बाद मिल्क टीथ जिन्हें हम बोलते हैं, फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसके बाद टीथ आ जाते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हाइट बढ़ रही होती है, बॉडी के सारे पार्ट्स बड़े हो रहे होते हैं। टीनेज क्या होती है? 13 की से लेकर के 19 की एज को हम लोग 13 आ रहा है ना और 19 आ रहा है तो इसको हम लोग टीनेज बोल लेते हैं। तो जो टीनेज के एज टाइम पीरियड होता है इसमें हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे होते हैं हमारी बॉडी में, काफ़ी बड़े हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स। इंस्टेड अपीयरेंस जो होती है ना बॉडी की काफ़ी अलग तरह से चेंज हो जाती है। प्रपोर्शंस चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो ड्यू न्यू सेंसेशंस। हमें काफ़ी सारी नई फीलिंग्स के बारे में भी पता लगता है, काफ़ी नए नए सेंसेशंस हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग तरीके से ग्रो करने लगते हैं। इसमें आगे बताते हैं हमें कुछ चेंजेस होते हैं, कॉमन होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। जैसे कि हमारी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो थिक होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं बगल में, यानी कि आर्मपिट्स जो होते हैं उसमें बाल आने लगते हैं। जेनाइटल एरिया जो थाइस के बीच में होता है, बेसिकली अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले जहाँ से हम लोग टॉयलेट जाते हैं वो जेनाइटल एरिया होता है। तो जेनाइटल एरिया थाइस के बीच वाला एरिया होता है। उसकी स्किन जो है ना वो डार्क होने लगती है, वहाँ के हेयर जो हैं वो थिन होने लगते हैं और थिन हेयर वहाँ पे मतलब आने लगते हैं आर्म पिट्स में और हमारी थाइस के बीच में, और हमारी बॉडी पे भी काफ़ी हेयर्स आने लगते हैं। हमारी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है और कई बार पिंपल्स भी डेवलप हो जाते हैं। हम लोग कॉन्शियस होने लगते हैं अपनी बॉडी के लिए, मतलब हम नई तरीके से हम अपनी बॉडी को देखने लगते हैं। पहले होते हैं बच्चे, दिमाग आने लगता है थोड़ा थोड़ा कि हमारी बॉडी किस तरीके से ग्रो कर रही है। गर्ल्स की बॉडी अलग तरीके से ग्रो करती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, बॉयज़ की जो होती है वो वॉइस है ना वो डेवलप होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इसमें ये बताते हैं एक तरफ तो मतलब बॉडी गर्ल्स और वुमेन, गर्ल्स की बॉयज़ की एक तरीके से मतलब हेयर ग्रोथ होने लगता है बॉडी पे। लड़कियों का ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है और जो निपल होते हैं ब्रेस्ट पे वो डार्कन होने लगते हैं, जो कि टिप्पर होते हैं ब्रेस्ट के। और गर्ल्स को मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर देती है, मतलब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम तक आते आते 13-14 की एज से। बॉयज़ जो हैं उनके भी फेस पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है हेयर की, उनकी वॉइस भारी हो जाती है, क्रैक मतलब भारी हो जाती है, और पीनस जो है वो भी बड़ा होने लगता है और टाइम टाइम पर इरेक्ट मतलब सीधा हो जाता है। यही जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है बॉडी की। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं धीरे धीरे आ रहे होते हैं, कुछ महीनों में सालों में ये चेंजेस आ रहे होते हैं, बट they do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये 10, 11, 12 की एज से आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। किसी की ग्रोथ जल्दी होती है, किसी की लेट होती है। तो अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग बच्चों, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से होता है। इन सम पीपल ये जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों में टाइम लगता है, कुछ लोग एकदम से ही उनके पूरी की पूरी बॉडी ग्रो करने लगती है, और कुछ लोगों में काफ़ी धीरे धीरे प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दूं जिस पे आप लोग बहुत ही खिखी करके नहीं हंसेंगे, वो ये है कि कुछ जो लड़के होते हैं उनकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो बहुत जल्दी ग्रो करने लगती है फेस पे, कुछ बच्चों के नहीं आती है। कि किसी गर्ल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का लेट होता है, जल्दी होता है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग जो है बॉडी में रिएक्शंस होते हैं अलग अलग चीज़ों के।
तो यही है। एग्जाम्पल के लिए थिक हेयर जो है बॉडी लड़कों के फेस पे आने लगते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं, और अलग अलग लोगों में ये चेंजेस अलग अलग होते हैं। हमारे जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप नोज और फिंगर्स, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पीनस। तो इसमें यही है कि जिस तरीके से हम लोगों की नाक अलग अलग होती है, इसी तरीके से हर किसी का जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो अलग होता है और जिसके पीनस का साइज़ होता है वो अलग होता है। All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body। आपकी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मेच्योर हो रही है ताकि आगे चल करके आप बेबीज़ प्रोड्यूस कर सके, अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए ये सारे के सारे एडोलेसेंस की एज में बॉडी में डेवलपमेंट आ रहे होते हैं। तो वाई डू द बॉडी शो सेक्शुअल मेच्योरेशन एट दिस एज? तो सेक्शुअल मेच्योरेशन इस एज के टाइम पर क्यों आता है? तो देखिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर हम लोग की बॉडी है, तो उनका ये काम होता है, तो इसी एज में वो मेनली वर्क करना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। तो द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट दैम। तो जर्म सेल मतलब मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है एग। तो ये ह्यूमंस में डेवलप करने लगता है इस एज में आते आते। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज़ फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए, रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए स्पेशल टिश्यूज़ भी ह्यूमंस में डेवलप होने लगते हैं। हाउएवर वाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड अचीविंग दिस ग्रोथ। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा होता है, आपकी हाइट बढ़ रही होती है और काफ़ी बॉडी के ऑर्गन्स मतलब ग्रो कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स हर चीज़ के लिए, इन सब ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से ग्रो कर रही होती है, हाइट वगैरह बढ़ रही होती है, तो उस समय पर मेजॉरिटी पोर्शन आपका बाकी सारे ऑर्गन्स में होता है, लगा होता है। बट जब आपकी बॉडी थोड़ी ग्रो कर जाती है उसके बाद सेक्सुअल जो मैच्योरेशन है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन आपकी बॉडी का स्टार्ट होता है। दस एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन्स टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ बिगिन टू मैच्योर। तो आपकी बॉडी जैसे बाकी सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं, स्पेशली हाइट जब आपकी ऑलमोस्ट 80-90% तक बढ़ जाती है, उसके बाद ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करने स्टार्ट होते हैं। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है ऐसे छोटी क्लासेस में कि जो प्यूबर्टी हिट होती है कि मतलब बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उस टाइम को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस? तो ये सारे के सारे जो हम लोगों ने चेंजेस के बारे में बात की है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। हम लोग को याद रखना है कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जर्म सेल्स जो हैं वो दो इंडिविजुअल के ज्वाइन करते हैं। मतलब मेल से आता है स्पर्म, फीमेल से आता है एग, वो जा करके मिलते हैं और क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल एज हैपनिंग इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो मतलब जो स्पर्म होते हैं वो मेल की बॉडी से बाहर निकलते हैं और फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट होते हैं। अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाकर के एग से मीट कर जाते हैं तो एक नया बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल और फ्यूजन एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स। तो वही स्पर्म बॉडी में जाता है फीमेल की, तभी एक बेबी प्रोड्यूस होता है। इफ़ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, मेटिंग का मतलब सेक्सुअल इंटिमेसी होता है, तो मेटिंग कर रहे हैं, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय टू इंडिविजुअल। मैनी चेंजेस जो कि प्यूबर्टी के बाद आ रहे होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ, ये सिग्नल करता है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो आ रहा है। मतलब आपकी बॉडी जो सेक्सुअली मतलब ग्रो कर रही है, वही है ना कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, जैसे कि गर्ल्स में जो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उससे मतलब ये है कि वो कंसीव कर सकती है। उसके बाद अगर पीरियड स्टार्ट हो गए उसके थोड़े टाइम बाद वो जो है वो बंदी एक बेबी को बॉर्न कर सकती है, अगर स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में चला जाता है और एग से मीट कर लेता है। तो यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रो होना। ऑन द अदर हैंड एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल, तो जर्म सेल यानी कि स्पर्म और एग, तो फीमेल की बॉडी में एग होता है, मेल की बॉडी में स्पर्म होता है। बट अगर एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना है तो इन दोनों को मिलना होता है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल एक्ट। तो जो सेक्सुअल एक्ट होता है इसके लिए दो ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, मेल का जो पीनस होता है और मेल का पीनस जो है वो इरेक्ट होना चाहिए, मतलब जिस समय सेक्सुअल
अगर ट्रांसफ़र होना है स्पर्म को फीमेल की बॉडी में, तो जो पीनस है उसको इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और जो मैमल्स में सच एज ह्यूमंस द बेबी इज़ कैरीड बाय द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो मैमल्स जैसे कि जो कि अपने बच्चे को पेट में पालते हैं और उसके बाद फीड करते हैं, मतलब दूध पिलाते हैं, तो उन्हें मैमल्स कहते हैं। तो ब्रेस्ट फीड करते हैं, फीमेल की बॉडी में बेबी ग्रो होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू एकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज़। तो भाई बेबी को अगर बॉर्न करना है तो जो फीमेल की बॉडी है वो पूरी तरीके से डेवलप होनी चाहिए, तभी एक हेल्दी बच्चे को वो जन्म दे सकती है। तो अब इस किस तरीके से होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग इसमें देखते हैं, फिर फीमेल देखेंगे। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये याद कर लीजिए, वैसे ज़्यादातर एग्जाम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके लिए आता है, बट मेल यहाँ पे पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो है ये पीनस होता है या फिर पेनिस बोल लीजिए आप, और ये यूरेथ्रा होता है, जो लंबी सी ट्यूब जैसी जा रही है ना ऐसे करके, ये यूरेथ्रा होता है। और ये ब्लैडर होता है, फिर यहाँ पे यूरेथर होता है, ये वास डिफरेंस होता है, और स्क्रोटम के अंदर जो है वो टेस्टिस होती है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या करते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो आप लोगों को फिगर में दिख रहा है। इसमें जर्म सेल होते हैं यानी कि स्पर्म होते हैं, एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी में ये पूरा किस तरीके से यहाँ से पीनस से बॉडी में जाता है फीमेल की, वो पूरा का पूरा देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस चलता है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो जो जर्म सेल यानी कि जो स्पर्म है वो कहाँ पर बनते हैं, ये जो टेस्टिस यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर बनते हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर बॉडी टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए स्पर्म जो है यहाँ पर, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है। और दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना उसके बाहर की तरफ होता है, ये याद रखना है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, तो बेसिकली फिलहाल आप यही समझ सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी जो पेट वाला आपका रीजन होता है ना, जहाँ पे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर जो होता है ना ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन होता है, इसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इसके बाहर की तरफ ही लोकेटेड होता है, आउटसाइड होता है एब्डोमिनल कैविटी के जो टेस्टिस होता है। कहाँ पर होता है, इन स्क्रोटम। क्योंकि इसलिए होता है ना, स्पर्म को ना जो बाकी की पूरी जो हमारी बॉडी होती है ना, इससे लोअर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे कम लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को। जो हम लोगों ने वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो टेस्टिस होती है वो क्या काम करती है, टेस्टोस्टेरोन। तो सेम ही नाम है ना, इजी है याद करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रीट करती है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इन एडिशन टू द regulating the formation of sperms, testosterone brings about the changes in appearance seen in boys at the time of puberty। तो जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, जो बॉडी में मेल्स की, मेनली जो लड़कों के बॉयज़ भारी हो रही होती है, उनकी बॉडी पे बाल आ रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफर्स which unites with a tube coming from the urinary bladder। अब यहाँ पर देखिए sperms are delivered through the vas deferens। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टेस्टिस है स्क्रोटम में, फिर यहाँ से स्पर्म जो हैं ये वास डिफर से कहाँ जा रहे हैं, स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफर्स विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से इससे स्पर्म्स ऐसे करके जा रहे हैं, और ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है ना, ये ऐसे करके यहाँ से स्पर्म जा रहे हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है इससे जा कर के मिल जाता है। तो बिल्कुल ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ट्यूब स्पर्म ऐसे करके निकल के ऐसे करके ये देखिए यहाँ से ट्रेवल करके जा रहे हैं, यहाँ तक गए, है ना, और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है इससे मिल जाता है। बिल्कुल स्टेप्स याद कर लीजिए क्योंकि यही लिख के आना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए इसको। तो स्पर्म जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, टेस्टिस में, जो कि टेस्टिस इसके अंदर स्क्रोटम। फिर वास डिफर से जो स्पर्म है वो आगे आगे मूव करते हैं, और ब्लैडर से एक जो ट्यूब आ रही होती है उससे जा कर के मिल जाते हैं। और ये बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि स्पर्म को बॉडी टेम्परेचर जो हमारा होता है उससे कम का टेम्परेचर स्पर्म को चाहिए होता है। और इसमें यही है, जो प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं मेल की, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। ये हो गया। स्पर्म्स जो हैं डिलीवर होते हैं वास डिफरेंस, और वो यूनाइट कर जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर से।
द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो जो यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है, मतलब जहाँ से टॉयलेट करते हैं लड़के वहीं से ही बॉडी में से स्पर्म निकलते हैं, पीनस में से। पीनस क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे टेस्टिस था स्क्रोटम में, है ना, और फिर यहाँ से वास डिफर से कहाँ जा रहा है, ब्लैडर। ब्लैडर से जो पाइप आ रहा है वहीं से जा करके ये स्पर्म वाला पाइप भी जुड़ जा रहा है। देखिए एक ही तो पाइप निकल रहा है यहाँ पर, तो जहाँ से सुसु निकलती है वहीं से स्पर्म निकलते हैं। ये बिल्कुल याद रख लीजिए, हंसिए चाहे कुछ भी करिए, बट एग्जाम में लिख के आना है, ये नहीं लिख के आना, बस याद रखना है कि जहाँ से जो कॉमन पैसेज होता है उसका इसका स्पर्म्स का भी और यूरिन का भी, इस तरीके से लिखते हैं बायो में। तो यूरिन और स्पर्म का कॉमन पैसेज होता है क्योंकि ब्लैडर से ही ब्लैडर और वास डिफरेंस एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मिल रहे होते हैं। ये हो गया। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स द कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा फॉर्म्स द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, याद रखना है इसको। Along the path of vas deferens, glands like prostate glands and the seminal vesicle add their secretion so that sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition। अब देखिए, तो पाथ जो होता है वास डिफर हम लोगों ने देख लिया। ग्लैंड्स जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, अपने सेक्रीशन डाल देते हैं स्पर्म में जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बेबी बनना है, बेबी पैदा होना है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल कुछ न्यूट्रिएंट और फ्लूइड जैसा प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा गीला गीला ना, पानी जैसा फ्लूइड जैसा, ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए फीमेल की बॉडी में। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटीरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। तो जो स्पर्म होता है वो टाइनी छोटी सी टेल जैसी होती है जिसमें जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है भाई, जो जैसे कि आपके पेरेंट्स के जीन्स आप में हैं क्योंकि उन्होंने जेनेटिक मटेरियल आपके उनकी बॉडी से मतलब आपको प्रोड्यूस किया है, तो जेनेटिक मटेरियल उनका है, तो जो स्पर्म होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इधर इस पे, है ना, जो स्पर्म आ रहा है उससे फ्लूइडिटी भी होती है, न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। और जो स्पर्म होता है वो टेल टाइप का होता है, इस टाइप का ऐसे ऐसे करके टेल जैसा होता है, और ताकि वो आराम से मूव कर पाए फीमेल की बॉडी में। तो ये हम लोगों ने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। बस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फिर यही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।